हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके मैं लेकर आया हूं आपके लिए 15 क्वेश्चन, जिसका वेटेज लगभग रहेगा 100 क्वेश्चन का। और ये सभी के सभी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि प्रीवियस ईयर के रहने वाले हैं। तो चलिए आप बने रहिए अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के पाचन की शुरुआत कहां से प्रारंभ होती है? तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुख यानी कि माउथ। जो हमारा माउथ होता है, सबसे पहले जो भोजन होता है उसके पाचन की शुरुआत होती है। क्योंकि जो हमारा मुख होता है उसमें पाई जाती है लारीय ग्रंथि, जिनको हम बोलते हैं स्लाइवरी ग्लैंड। तो जो लारीय ग्रंथि होती है ये क्या करती है? तो ये करती है लार का निर्माण। और कितना करती है? तो ये एक दिन में कम से कम 1 से 1.5 लीटर पर डे किसका निर्माण करती है? लार का। और इसी लार के अंदर पाए जाते हैं एंजाइम। और एंजाइम क्या करते हैं? तो ये एंजाइम एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं भोजन का पाचन करते हैं। इसके अलावा जो लार होती है इसका पीएच मान आपसे पूछा जाता है, लार का पीएच मान कितना होता है? तो आपको याद रखना है कि जो लार होती है सलाइवा, उसका पीएच मान होता है 6.8। और इसके बाद आपसे लार की प्रकृति पूछी जाती है कि इसकी प्रकृति कैसी होती है। तो इसका पीएच मान होता है 6.8, यानी कि इसकी जो प्रकृति होती है वो होती है एक प्रकार से एसिडिक नेचर की, यानी कि अम्लीय। तो ये भी आपको याद रखना है। हमारे शरीर में लार बनाती हैं लारीय ग्रंथियां। और लार कितनी बनती है पर डे? 1 से 1.5 लीटर। और जो लार होती है उसका पीएच मान कितना होता है? 6.8। और किस प्रकार की यानी कि किस प्रकृति की हमारी लार होती है? तो ये होती है अम्लीय प्रकृति की। इसके अलावा मैंने कहा कि जो भोजन के पाचन की शुरुआत होती है वो कहां से होती है? मुख से। तो मुख में पाए क्या जाते हैं? एंजाइम। तो हमारे मुख में टाइलिन या फिर हम कह सकते हैं एमाइलेज, ये एंजाइम पाए जाते हैं। और किसमें पाए जाते हैं? लार में। तो ये करते क्या है? ये आपसे काम पूछे जाते हैं। तो जो टाइलिन एंजाइम होता है या फिर हम कह सकते हैं एमाइलेज, ये करते हैं कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्च का डाइजेशन यानी कि पाचन। जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसका सर्वप्रथम मुख्य अंदर क्या होता है? पाचन होता है। और करता कौन सा एंजाइम है? आपका टाइलिन। और इसको कन्वर्ट किस में करता है? ये भी आपसे पूछा जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है कहीं ना कहीं ये क्या होती है? एक प्रकार की पॉलीसेकेराइड होती है, लेकिन इसको मोनोसेकेराइड में यानी कि जो ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है वो कौन करता है? तो वो करता है टाइलिन या फिर हम कह सकते हैं एमाइलेज। तो ये दोनों जो एंजाइम होते हैं ये हमारे माउथ में होते हैं। इसके अलावा एक होता है लाइसोसोम। ये एंजाइम क्या करता है? तो ये हमारे शरीर में यानी कि एक प्रकार से हमारे माउथ में जो भी बाहर से जीवाणु विषाणु आते हैं यानी कि वायरस बैक्टीरिया आते हैं उनको मारने का कार्य करता है। लेकिन जो टाइलिन या एमाइलेज होता है ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च दोनों का एक प्रकार से डाइजेशन करता है, पाचन करता है। और किस में कन्वर्ट करता है ये? तो ये करता है ग्लूकोज में। तो आपका क्वेश्चन था कि भोजन के पाचन की शुरुआत कहां से प्रारंभ होती है? तो ये होती है मुख यानी कि माउथ से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों के बारे में अध्ययन करना कहलाता है? तो आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ओडेंटोलॉजी या फिर हम कह सकते हैं डेंटोलॉजी। तो दांतों के बारे में स्टडी करना यानी कि अध्ययन करना एक प्रकार से क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है डेंटोलॉजी। और जो दांतों के डॉक्टर होते हैं उनको क्या कहते हैं? डेंटोलॉजिस्ट। इसके अलावा अगर हम बात करें अदर ऑप्शन की, जैसे कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है ऑस्टियोलॉजी। तो जो हमारी बोन्स होती है यानी कि हमारी हड्डियां होती है, तो हड्डियों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? यहाँ पे ये कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन है आपका हिपेटोलॉजी। तो जो हमारा लीवर होता है यानी कि यकृत होता है, तो यकृत के बारे में स्टडी करना ही एक प्रकार से क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हिपेटोलॉजी। इसके अलावा ऑप्शन डी दे रखा है आपको कार्डियोलॉजी। तो जो हमारा हार्ट होता है यानी कि हमारा दिल, जिसे हम बोलते हैं हृदय, तो हृदय के बारे में स्टडी करना एक प्रकार से क्या कहलाता है? आपका कार्डियोलॉजी। तो आपसे पूछा गया था कि दांतों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ओडेंटोलॉजी। इसके अलावा दांतों से कुछ मुख्य तथ्य होते हैं आपके जो कि पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि दांत ऑफ एनाटोमी ए टूथ, यानी कि एक प्रकार से दांतों की क्या देख रहे हो आप? आंतरिक संरचना। इसमें आपसे ये पूछा जाता है कि दांतों का क्राउन पार्ट कौन सा होता है? तो जो दांतों का क्राउन पार्ट होता है ये होता है सबसे ऊपरी पार्ट, जैसे कि ये लिखा हुआ है। जो इतना हिस्सा आप देख पा रहे हो ये सभी दांतों का जो हिस्सा होता है इसे कहा जाता है एक प्रकार से क्राउन, यानी कि दांतों का ताज। इसके अलावा जो आपका एनामोल होता है ये आपसे एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। जो एनामोल होता है ये हमारे शरीर का सबसे क्या होता है? कठोर पार्ट होता है। ये आपको याद रखना है कौन सा? एनामोल। क्योंकि इसके पास होता है कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट। उसकी वजह से एनामोल क्या होता है? हमारे शरीर का मजबूत और कठोर भाग माना जाता है। इसके अलावा जो डेंटिन पार्ट होता है ये डेंटिन पार्ट भी आपसे पूछा जाता है। तो ये भी किसका पार्ट होता है? एक प्रकार से दांतों का। इसके अलावा जो गम्स होते हैं यानी कि मसूड़े, ये एक प्रकार से लाल रंग के होते हैं और किसके बने होते हैं? ये मांसपेशियों के। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका पल्प।
जो पल्प होता है दांतों का एक प्रकार से ये आंतरिक हिस्सा होता है जिसमें क्या होती है रुधिर वाहिकाएं, यानी कि जो नर्व्स होती है हमारी बेन और सिराएं ये इनमें पाई जाती है। तो गम्स ये पल्प से आपसे पूछा जाता है कि पल्प में क्या भाग, कौन सा भाग होता है, तो ये होता है एक प्रकार से ब्लड वाला भाग, यानी कि इसके अंदर रुधिर वाहिकाएं होती है जो रुधिर को लेकर जाती है। तो जब भी आप ब्रश वगैरह करते हो जो खून निकलता है वो कौन से भाग से निकलता है, पल्प भाग से। इसके अलावा जो दांत होते हैं हमारे, इसके जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो भी किसके पास मौजूद होते हैं, तो वो भी होते हैं पल्प पार्ट के पास। तो ये सभी दांतों के भाग होते हैं, ये याद रखनी है आपको। जो सबसे ऊपरी पार्ट होता है ये कहलाता है एक प्रकार से क्राउन, और जो एनामोल होता है दांतों का सबसे कठोर एवं मजबूत भाग माना जाता है, और जो डेंटिन पार्ट होता है ये होता है एक प्रकार से व्हाइट कलर का, यानी कि सफेद रंग का, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जो दांतों का नीचे का भाग होता है इसे कहा जाता है एक प्रकार से रूट, जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये होता है इसका रूट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की लार में पाए जाने वाला एंजाइम है, तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन ए, यानी कि टाइलिन। जैसे मैंने बताया था जो हमारी लार होती है उसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं, एक होता है टाइलिन, दूसरा होता है एमाइलेज, और तीसरा होता है आपका लाइसोजोम। तो जो एमाइलेज होता है या तो हम कह सकते हैं एमाइलेज और टाइलिन, एमाइलेज और टाइलिन ये दोनों ही हमारे किस्म होते हैं, तो ये हमारी लार के अंदर होते हैं। और मैंने बताया था आपको कि पर डे कितनी लार बनती है, तो 1 से 1.5 लीटर पर डे हमारे मुख के अंदर लार बनती है, ये बात भी आपको याद रखना है। और बनाती कौन है, लारीय ग्रंथि, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है सलाइवरी ग्लैंड्स, यानी कि लारीय ग्रंथि। तो ये दोनों ही एंजाइम हमारे मुख में होते हैं, यानी कि हमारे जीभ के अंदर होते हैं। और ये करते क्या है, ये मुख्य काम है इनका। जो एमाइलेज होता है एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, पाचन करता है, और इसको कन्वर्ट किस में करता है, तो ये करता है ग्लूकोज में। उसके साथ साथ ही जो एमाइलेज होता है एक प्रकार से, और टाइलिन होता है, ये किसका भी पाचन करते हैं, स्टार्च का। तो स्टार्च को भी किस में कन्वर्ट करते हैं, उसको भी ग्लूकोज में ही कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि सलाइवरी ग्लैंड्स, इसका अर्थ होता है लारीय ग्रंथि, यानी कि हमारे मुख में जो लार बनाती है उन्हें कहा जाता है एक प्रकार से लारीय ग्रंथि। तो हमारे मुख में होती है 6 लारीय ग्रंथि, और ये कितने में होती है, जोड़ों में। तो जोड़ों में कितनी रहेगी, एक प्रकार से 3। तो हमारे मुख में होती है 3 लारीय ग्रंथि। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट दे रखी है पेरोटिड, तो यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हैं कि ये किसके पास होती है, किसके नजदीक होती है, तो ये होती है कान के पास। तो आपसे पूछी जाती है कि कान के पास कौन सी लारीय ग्रंथि होती है, तो उसका नाम रहेगा पेरोटिड ग्लैंड। और जो ये कान के पास पाई जाती है ये होती है सबसे बड़ी। क्या होती है ये, सबसे बड़ी। ये पॉइंट आपको नोट करना है, ये एग्जाम में सीधा डायरेक्ट पूछा जाता है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो वो पूछ जाए आपसे तो बताएंगे कि पेरोटिड ग्लैंड, और होती कहाँ है ये, कान के पास, और सबसे बड़ी होती है। इसके अलावा हम देखते हैं जैसे कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड सब मैंडिब्यूलर, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सब मैंडिब्यूलर। तो जो सब मैंडिब्यूलर होती है आपसे एग्जाम में ये भी पूछी जाती है। तो ये होती है जबड़ों के नीचे, जो हमारे जबड़े होते हैं उसमें मोस्टली कौन से जबड़े में होती है, तो निचले जबड़े में। पूछ तो आपसे जब भी पूछा जाए कि जो सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड होती है ये कहाँ होती है, तो हमारे जबड़े में होती है। और किस जबड़े में होती है, निचले जबड़े में। और जो सबसे ज्यादा लार बनाती है वो भी यही बनाती है, सब मैंडिब्यूलर। और लगभग कितनी बनाती है, तो 60 से 70% जो लार का निर्माण करती है वो कौन सी ग्लैंड करती है, सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड, जो कहाँ पाई जाती है, जबड़ों में। और कौन से जबड़ों में, निचले जबड़ों में। जबकि जो पेरोटिड ग्लैंड होती है सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, पाई कहाँ जाती है, कानों में। इसके बाद आपकी लास्ट ग्लैंड होती है सब लिंगुअल। कौन सी ग्लैंड होती है आपकी, सब लिंगुअल। और ये ग्लैंड आपसे इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। तो ये होती है, एक बात तो ये है कि सबसे छोटी ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है, सबसे छोटी। और होती कहाँ है ये, तो जो हमारी टंग होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये माउथ है, तो यहाँ हमारी जीभ रहती है इस प्रकार से, उसके नीचे पाई जाती है। तो जो जीभ के नीचे पाई जाती है उसका नाम होता है आपका सब लिंगुअल ग्लैंड, और ये सबसे छोटी होती है और सबसे कम लार का निर्माण करती है। और ये तीनों ही एक प्रकार से लार का निर्माण करती है, लेकिन जो सबसे अधिक लार का निर्माण करती है वो कौन करती है आपकी, तो वो करती है यहाँ पे सब मैंडिब्यूलर। इसके अलावा लार का पीएच मान भी आपको याद रखना है, कितना होता है, 6.8। और हमारी लार का पीएच मान जो 6.8 होता है, इसी के कारण इसका नेचर कैसा माना जाता है, तो वो माना जाता है अम्लीय। ये बात भी आप याद रखेंगे। तो मनुष्य की लार में पाए जाने वाले एंजाइम हैं, तो हमारे मनुष्य की लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन और एमाइलेज, इसके अलावा लाइसोजोम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक विघटन प्रक्रिया है, तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन बी, यानी कि पाचन। जो पाचन होता है एक प्रकार की विघटन प्रक्रिया होती है, यानी कि पाचन में होता क्या है, तो पाचन में बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, एक प्रकार से इनको तोड़ना, इनको विघटित करना ही क्या कहलाता है, आपका विघटन प्रक्रिया। तो ये किस में होगी, सिर्फ पाचन में। और ये विघटन की प्रक्रिया किसके माध्यम से होती है, आपसे पूछा जाए तो ये होती है एंजाइम के माध्यम से। क्योंकि एंजाइम किसकी तरह कार्य करते हैं, तो एंजाइम करते हैं उत्प्रेरक की तरह कार्य। ये भी पूछा जाता है कि एंजाइम किसकी तरह कार्य करते हैं, तो कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। यही इस पाचन को एक प्रकार से विघटित करते हैं, यानी कि तोड़ते हैं। आहार नाल में यानी कि एलिमेंट्री कैनाल में
पाचन होता है, तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन ए, यानी कि अपूर्ण। इसका अर्थ ये हुआ कि आहार नाल किसे बोला जाता है, जो माउथ से लेकर यानी कि हमारे मुख से लेकर एनस तक का पार्ट होता है। जैसे कि ये देख रहे हैं माउथ से लेकर ये स्टार्ट हुआ है एक प्रकार से, कहां तक आया है हमारे एनस तक, तो इस पूरे को मिलाकर ही बोला जाता है एलिमेंट्री केनाल। तो यहाँ पे स्पष्ट होता है कि जो एलिमेंट्री केनाल होता है एक प्रकार से इसका कोई भोजन का पाचन वाचन का कार्य नहीं होता। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसमें पाचन कैसा होता है, अपूर्ण होता है। इसके अलावा जो एलिमेंट्री केनाल होता है यानी कि आहार नाल, इसकी लंबाई पूछी जाती है तो लंबाई आपको नोट करनी है। इसकी लंबाई होती है 9 मीटर। अगर आपसे फीट में पूछ ली जाए तो इसकी होती है लगभग 30 से 33 फीट। क्या होती है इसकी? 30 से 33 फीट इसकी लॉन्ग यानी कि लंबाई होती है। अगर मीटर में पूछ जाए तो वो होती है 9 मीटर। और आहार नाल बोलते किसको है हम? एलिमेंट्री केनाल। तो जो मुख से लेकर एनस तक जाता है एक दूसरे अंगों को कनेक्ट करते हुए, वही कहलाता है एक प्रकार से आहार नाल। और जो भोजन के पाचन की शुरुआत होती है वो कहां से होती है, तो वो पूछ जाती है आपसे मुख से। यानी क्यों? क्योंकि मुख में हमारा टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का। उसे किस में कन्वर्ट करता है? तो उसको करता है ये ग्लूकोज में। किस प्रकार के दांतों को खरगोश के दांत के नाम से भी जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ है। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन बी, कृंतक, जिसको कहा जाता है इंसिजर। तो जो इंसिजर हमारे मुख के एक ऐसे दांत होते हैं जिनको खरगोश के दांत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इंसिजर दांत होते हैं जीवन में जो हमें पहली बार आते हैं वो कौन से दांत आते हैं? इंसिजर यानी कि कृंतक। इसीलिए इन दांतों को बोला जाता है खरगोश के दांत। और इसी दांतों को आपको याद रखना है कि इन्हीं दांतों को बोला जाता है स्माइली टीथ। जैसे कि जब हम स्माइल करते हैं तो जो नजर आते हैं, दिखाई देते हैं, उन्हें कहते हैं एक प्रकार से स्माइली टीथ। और वो नजर आने वाले दांत कौन से होते हैं? तो वो भी होते हैं इंसिजर यानी कि कृंतक। और हमारे मुख में 4 प्रकार के दांत होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दे रखा है, अग्र चरणक, चरणक, कृंतक, रत्नक। ये चारों प्रकार के दांत होते हैं हमारे मुख में। जो रत्नक प्रकार के दांत होते हैं इनके बाद आपको याद रखना है कि इनकी संख्या कितनी होती है। तो रत्नक होते हैं यहाँ पे 8, और जो कृंतक होते हैं इंसिजर, इनकी संख्या हमारे मुख में कितनी होती है? तो इनकी होती है 4। ऐसे ही जो चरणक होते हैं यानी कि मोलर, इनकी संख्या होती है हमारे माउथ में 12। जबकि जो अग्र चरणक होते हैं यानी कि प्रीमोलर, इनकी संख्या होती है आपकी यहाँ पे 8। तो इस प्रकार से हमारे कुल मिलाकर कितने दांत होते हैं मुख में? 32 दांत। इसलिए कहा जाता है कि स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो उनकी संख्या होती है यहाँ पे 32। इसके अलावा आपसे पूछे जाते हैं दूध के दांत, या फिर हम कह सकते हैं एक प्रकार से अस्थायी दांत। तो अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, या फिर दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो वो भी आपको याद रखनी है। उनकी संख्या होती है 20। और हमें याद रखना है कि जीवन में कितने दांत आते हैं? तो जीवन में आते हैं एक बार, एक प्रकार से हमें 2 बार दांत। कितनी बार आते हैं? 2 बार। जो 20 दांत होते हैं जीवन में, ये तो ऐसे होते हैं कि जो हमें जीवन में 2 बार आते हैं, लेकिन जो 12 दांत होते हैं हमारे जीवन में वो सिर्फ 1 बार आते हैं। इसके अलावा आपको याद रखनी है कि दूधों के दांतों की संख्या 20 होती है, जबकि जो स्थायी दांत होते हैं परमानेंट, उनकी संख्या होती है 32। और दांतों के बारे में अध्ययन करना, यह भी आपसे पूछा जाता है कि दांतों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो वो आपको याद रखना है, वो कहलाता है डेंटोलॉजी। और दांतों के डॉक्टर को कहा जाता है एक प्रकार से डेंटिस्ट। और जो हमारे दांत होते हैं इनका सबसे कठोर या मजबूत भाग क्या होता है? तो वो होता है एक प्रकार से एनामोल। निम्न में से आहार नाल का कौन सा भाग पाचन एंजाइम स्त्रावित नहीं करता, ये आपको बताना है। तो यहां पे एकदम करेक्ट होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि ग्रास नली, जिसे एक प्रकार से कहा जाता है भोजन नली, और इसे ईसोफेगस भी कहा जाता है, और इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं एक प्रकार से फूड पाइप। तो जो फूड पाइप होता है यानी कि ग्रास नली होती है या आपकी भोजन नली का होती है, ये आहार नाल का एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें एंजाइम स्त्रावित नहीं होता। और मैंने क्या बताया था आपको कि आहार नाल क्या होता है? जो हमारे मुख से लेकर यानी कि एनएस गुद्दा तक जो जाता है, उस पूरे पार्ट को बोला जाता है एक प्रकार से आहार नाल। तो ये आहार नाल का ही एक पार्ट होता है ग्रास नली, जिसमें कोई एंजाइम नहीं होता। इसके अलावा जो अमाशय होता है, जिसे हम बोलते हैं एक प्रकार से पेट, तो इसमें गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है एक प्रकार से। उस गैस्ट्रिक जूस में पाए जाते हैं एंजाइम, जैसे कि रेनिन और पेप्सिन। जो रेनिन होता है ये क्या करता है? एक प्रकार से दूध का पाचन करता है, और जो पेप्सिन होता है ये क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। इसके अलावा जो मुख होता है हमारा, मैंने बताया था इसमें लार पाई जाती है, और लार में क्या पाए जाते हैं? एंजाइम, जैसे कि टाइलिन एंजाइम, और ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन। उसी प्रकार से जो हमारी घ्रेणी होती है, यानी कि एक प्रकार से ये छोटी आंत का भाग होता है ड्यूडेनम, जिसे बोला जाता है, तो इसमें भी एक प्रकार से आपका अग्नाशय रस पाया जाता है। इसके अलावा पाया जाता है इसमें पित्त रस, वो भी क्या करते हैं? भोजन का पाचन। तो इन सभी में एक प्रकार से एंजाइम और रस होते हैं, लेकिन जो ग्रास नली होती है जिसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि जो ग्रास नली होती है इसकी लंबाई कितनी होती है? तो आपको याद रखनी है इसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी हुई है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छर में कितने दांत पाए जाते हैं? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन सी 47,
यानी कि जो 47 दांत होते हैं ये किस में पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं मच्छर में। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, आपको नोट करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें हाथी की, तो हाथी में कुल जो दांत होते हैं वो होते हैं 26 यानी कि 26 दांत। लेकिन जो शेर होता है यानी कि लोइन, उसमें कितने दांत पाए जाते हैं, तो शेर में पाए जाते हैं 30 दांत। जबकि अगर हम बात करें ऑप्शन बी की यानी कि 42 दांत की, तो जो डॉग होता है यानी कि कुत्ता, उसमें पाए जाते हैं 42 दांत। लेकिन जो छोटा इन्फेंट होता है उसमें पाए जाते हैं 28। लेकिन जैसे ही कुत्ता बड़ा होता है तो उसमें दांतों की संख्या हो जाती है 42। तो 42 दांत होते हैं एक प्रकार से कुत्ते में, लेकिन जो छोटा कुत्ता होता है एक प्रकार से जिसे इन्फेंट बोला जाता है, उसमें होते हैं आपके 28। और जो आपके मच्छर होते हैं, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये होते हैं 47 यानी कि 47। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा दांत माने जाते हैं, एक स्पाइनर नाम की क्या होती है, डॉल्फिन। स्पाइनर नाम की डॉल्फिन होती है, उसमें सबसे अधिक दांत पाए जाते हैं। और कितने पाए जाते हैं, लगभग 250। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। स्पाइनर डॉल्फिन या फिर स्पाइनर फिश होती है, उसमें सबसे अधिक दांत होते हैं, होते हैं कितने, 250। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम पेप्सिन जल अपघटित करता है। जो एंजाइम पेप्सिन होता है यानी कि इसका कार्य क्या होता है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रोटीन को पेप्टाइड्स में जो पेप्सिन होता है, अभी मैंने जिक्र किया था कि जो हमारा अमाशय होता है यानी कि हमारा पेट होता है, उसमें कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो उसमें दो एंजाइम होते हैं। एक होता है रेनिन और दूसरा होता है पेप्सिन। तो रेनिन क्या करता है, दूध का पाचन करता है, जबकि जो पेप्सिन होता है ये किसका पाचन कराता है, प्रोटीन का। और प्रोटीन का पाचन करके उसको कन्वर्ट किस में करता है, पेप्टाइड्स में। तो क्वेश्चन में यही था कि एंजाइम पेप्सिन जल अपघटित करता है। जल अपघटित का मतलब होता है एक प्रकार से यहाँ पे पायसीकरण यानी कि इमल्सिफिकेशन, यानी कि जब एक तरल को दूसरे तरल में मिलाया जाता है वही कहलाता है आपका जल अपघटित या फिर पायसीकरण। तो जो प्रोटीन होती है उसको पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कौन करता है, पेप्सिन। और ये पाए कहाँ जाते हैं, अमाशय के अंदर यानी कि हमारे पेट के अंदर। और इसके अलावा आपसे वेरी इंपॉर्टेंट है, अमाशय का आकार पूछा जाता है। जो हमारा स्टोमक होता है तो उसका आकार कैसा होता है, तो उसका आकार होता है जे के जैसा, यानी कि जे आकार का हमारा क्या होता है, पेट होता है। और हमारे पेट में कौन सा अम्ल बनता है, तो ये आपको याद रखना है, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो बहुत प्रबल अम्ल होता है। और ये क्या करता है, हमारी पेट की जो झिल्ली होती है उसको जलाने लग जाता है। तो इसके अलावा ये आपसे ये भी पूछा जाता है कि हमारे पेट को जलने से कौन सी परत बचाती है, तो उस परत का नाम होता है एक प्रकार से म्यूकस लेयर। क्या होता है, म्यूकस लेयर, या फिर हम हिंदी में कह सकते हैं श्लेष्मा परत। तो जो श्लेष्मा परत होती है हमारे पेट को जलने से बचाती है, किससे, अम्ल से। और कौन से अम्ल से, HCl से यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में उपस्थित एमाइलेज पाचन करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि जो एमाइलेज होता है या फिर टाइलिन होता है, ये एंजाइम कहाँ होते हैं, तो ये होते हैं हमारी लार में। और हमारी लार कहाँ बनती है, मुख के अंदर। तो ये मुख में पाए जाने वाला एंजाइम होता है एमाइलेज और टाइलिन। और क्या करते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन। और कार्बोहाइड्रेट क्या होती है, तो कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार की शर्करा होती है यानी कि शुगर होती है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट होगा। तो लार में उपस्थित एमाइलेज पाचन करता है किसका, शर्करा का, कार्बोहाइड्रेट का। और इस कार्बोहाइड्रेट को ये किस में कन्वर्ट करता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए, तो ये याद रखना है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। और जो टाइलिन होता है ये भी क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन ही करता है। यानी कि या तो मैं कह दूं एमाइलेज या फिर टाइलिन, एक ही बात होती है, दोनों एक के ही नाम होते हैं। तो ये किसका पाचन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का, और उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आरसीटी संबंधित है। ये स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन है, आरसीटी किससे संबंधित है, तो ये होती है दांतों से। किससे होती है, दांतों से। यानी कि एक प्रकार से ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट होगा। जबकि जो आपका दिल होता है ये तो कार्डियोलॉजी कहलाता है एक प्रकार से आपका। तो ये भी आपसे पूछा जाता है, दिल का क्या कहलाता है, एक प्रकार से कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी एक ब्रांच होती है जो किससे संबंधित होती है, दिल से। इसी प्रकार से यकृत की होती है हिपेटोलॉजी। लेकिन जो आपकी आरसीटी होती है किससे संबंधित होती है, हमारे जो दांत होते हैं उनसे संबंधित होती है। अब आरसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, ये भी आपसे पूछी जाती है। तो आरसीटी की फुल फॉर्म होती है रूट केनाल ट्रीटमेंट। अब आरसीटी करवाई कब जाती है, मुख्य बात ये होती है जब हमारे दांतों में एक प्रकार से कीड़े लग जाते हैं, या फिर हम एक प्रकार से दांतों की क्या करवाने जाते हैं, सफाई, वही कहलाती है एक प्रकार से क्या, आरसीटी। और जो दांतों के डॉक्टर होते हैं उनको क्या कहते हैं हम, डेंटोलॉजिस्ट। और दांतों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है एक प्रकार से डेंटोलॉजी। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो जब भी हम डॉक्टर के पास दांतों की सफाई करवाने जाते हैं वही कहलाती है आरसीटी यानी कि रूट केनाल ट्रीटमेंट।
तो आपसे ये पूछा जाता है कि जब आप डॉक्टर के पास दांतों का इलाज करवाने जाते हो तो डॉक्टर दांतों को बेहोश करने के लिए जो इंजेक्शन देता है वो किसका होता है, तो उसमें कौन सी गैस सबसे अधिक होती है, उसमें होती है N2O, जिसे बोला जाता है नाइट्रस ऑक्साइड या फिर इसे हंसने वाली गैस भी कहा जाता है। इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन और बनता है कि जो नकली दांत होते हैं या फिर जो हमारे दांत टूट जाते हैं तो दांत हम लगवाते हैं, वो नकली दांत किसके बने होते हैं, तो वो होते हैं एक प्रकार से ZNO यानी कि जिंक ऑक्साइड। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। तो जब दांतों को बेहोश करने के लिए जो इंजेक्शन दिया जाता है वो होता है किसका है, नाइट्रस ऑक्साइड का। और जब दांतों का इलाज करवाने जाते हैं वो क्या कहलाती है, RCT। तो RCT इस प्रकार से आपकी ऑप्शन सी यानी कि दांत से संबंधित ब्रांच होगी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पेप्सिन पाचन करता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी जस्ट आपको दो एंजाइम बताए थे, एक बताया था रेनिन और दूसरा बताया था पेप्सिन। तो मैंने कहा था कि पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन, जबकि रेनिन क्या करता है, दूध का पाचन। और ये दोनों ही कहां होते हैं, तो ये आमाशय में होते हैं यानी कि पेट में होते हैं। तो आमाशय में प्रोटीन का जो पेप्सिन होती है किसका पाचन करेगी, आमाशय में करेगी, लेकिन किसका करेगी, प्रोटीन का। और प्रोटीन को किस में बदल देगी, एक प्रकार से पेप्टोन में। ये बात भी आपको याद रखनी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आमाशय में दूध का फटना परिणाम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन सी, जो मैं आपको बता चुका हूं कि रेनिन क्या करता है, तो रेनिन करता है एक प्रकार से हमारे आमाशय यानी कि हमारे पेट के अंदर किसका पाचन, तो ये करता है दूध का पाचन। इसीलिए पूछा जाता है कि जो बच्चे होते हैं उनमें सबसे ज्यादा कौन सा एंजाइम बनता है, तो बच्चों में सबसे ज्यादा एंजाइम कौन सा बनेगा, यहाँ पे रेनिन। क्यों, क्योंकि बच्चे ज्यादा दूध पीते हैं, तो दूध को पचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, यहाँ पे रेनिन एग्जाम एंजाइम की। तो रेनिन एंजाइम होता है, ये बच्चों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है और किसका डाइजेशन करता है, ये दूध का। इसके अलावा मैंने बताया था कि जो अमाशय होता है, अब देख सकते हैं आप, तो इसका आकार कैसा होता है, जेके जैसा। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ये हमारा अमाशय होता है एक प्रकार से, और अमाशय में जो फर्स्ट इसका पार्ट कहलाता है, पहला भाग, तो ये कहलाता है कार्डिया, जो क्या करता है आपका ईसोफेगस होता है, यानी कि जो हमारी ये फूड पाइप होती है जिससे हमारे पेट में क्या आता है, एक प्रकार से यहाँ पे भोजन, और भोजन आता है इस पेट के अंदर। तो जो पेट में एक प्रकार से ईसोफेगस होता है, फूड पाइप होता है, उसका जो पहला पार्ट होता है पेट का वो होता है कार्डिया, जो किससे किसको जोड़ता है, एक प्रकार से यहाँ पे इस फूड पाइप को हमारे पेट के साथ कनेक्ट करता है। उसी प्रकार से जो सबका बीच वाला भाग होता है, सबसे बीच वाला पेट का, वो क्या कहलाता है आपका फंडस, ये पूछा जाता है। और जो सबसे अंतिम भाग होता है हमारे पेट का, वो होता है पाइलोरस या फिर एक प्रकार से पाइलोरिक, जो किससे कनेक्ट होता है, तो छोटी आंत से होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूडेनम। ये ड्यूडेनम छोटी आंत का पार्ट होता है, तो छोटी आंत के पार्ट से कौन सा कनेक्ट होता है, पेट का भाग, पाइलोरिक। यानी कि पेट के तीन भाग होते हैं, एक होता है कार्डिया, सेकंड होता है आपका फंडस, और तीसरा होता है आपका पाइलोरस या फिर पाइलोरिक। जिसमें से फंडस सबसे बीच वाला भाग होता है, सबसे प्रथम भाग होता है कार्डिया, जो हमारी फूड पाइप को हमारे पेट से कनेक्ट करता है, और लास्ट होता है आपका पाइलोरस, जो हमारी छोटी आंत को पेट से कनेक्ट करता है। और अमाशय का आकार कैसा होता है, जेके जैसा। इसके अलावा इस अमाशय में कौन सा एंजाइम बनता है आपका, मैंने बताया था आपका रेनिन और पेप्सिन। इसके अलावा इसमें एसिड कौन सा बनता है, तो हमारे पेट में कौन सा अम्ल बनता है, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो क्या करता है अधिक मात्रा में अगर बन जाता है तो आपकी पेट को एक प्रकार से जलाने लग जाता है और हमारे पेट में जलन होने लग जाती है, वही कहलाती है आपकी एसिडिटी। तो हमारे पेट को जलने से कौन सी परत बचाती है, तो वो बचाती है म्यूकस लेयर यानी कि श्लेष्मा परत। ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, सत रहो, मस्त रहो, जय हिंद, जय भारत।